जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप लोग भी 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और क्लास 10th में हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध जो कि है विज्ञान वरदान या अभिशाप। दोस्तों बहुत ज़्यादा यह निबंध इम्पोर्टेंट है आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यह हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 में पूछा गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो यार 2024 में ज़रूर से पूछा जाएगा। तो इसे आप लोग ज़रूर तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें कि क्या होता है कि आपको बुक से भी हार्ड यहाँ पर बता दिया जाता है। पूरा जिस तरीके से आपका किताब में होता है उसी तरीके से पूरा यहाँ पर बता दिया जाता है, 5 से 6 पेज का। लेकिन आपको वह जल्दी याद नहीं होगा क्योंकि वो आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो लेकिन मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, अपने शब्दों में यहाँ पर लिख कर के आपको बताया, बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। एग्जाम से यदि आप 2 दिन भी पहले यह वीडियो देख लेते हो और 1-2 बार पढ़ लेते हो इसे, तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे से लिख दोगे अपने एग्जाम। तो आपको यह ज़रूर से तैयार कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निबंध है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग आपको कौन सी डालनी है, रूपरेखा। सबसे पहले आपको रूपरेखा हेडिंग डालनी, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, रूपरेखा नहीं डालते हैं और प्रस्तावना से ही डायरेक्ट शुरुआत कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। रूपरेखा किस लिए डाली जाती है, जिससे कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसे आसानी होती है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि आपने कौन कौन सी हेडिंग जो है वह निबंध में कवर की है। इससे रूपरेखा से पता चल जाता है। जैसे कि रूपरेखा में सबसे पहले डालते हैं प्रस्तावना और सबसे आखिरी में डालते हैं उपसंहार, और बीच में हेडिंग लिख देते हैं। जो आप अपने निबंध में हेडिंग लिखो वही यहाँ पर भी लिख दो। पहली है यहाँ पर प्रस्तावना, दूसरी है विज्ञान वरदान के रूप में, तीसरी है विज्ञान अभिशाप के रूप में, और चौथी है उपसंहार। तो यह रूपरेखा हो गई। अब इसके बाद डालते हैं प्रस्तावना। सबसे पहली हेडिंग है यहाँ पर प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर कि आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। जो आज का यह युग है, यानी कि आज का यह जो पर्यावरण है हमारे आसपास का, वह वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। जो मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे यातायात का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पर विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियाँ आज विज्ञान से ही परिचालित हैं। दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। जो प्रकृति पर विजय पाकर विज्ञान आज मानव का भाग्य विधाता बनकर बैठा हुआ है। तो यह आपको प्रस्तावना में लिखनी है। इसके बाद क्या है, आपका आता है विज्ञान वरदान के रूप में। आपने यहाँ पर डाली थी रूपरेखा विज्ञान वरदान के रूप में, तो यहाँ पर भी आपको दूसरी हेडिंग डालनी विज्ञान वरदान के रूप में। तो इसमें आपको क्या लिखना है वो देखिए यहाँ पर कि आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। यानी कि जो आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण है वह विज्ञान के वरदानों से ही पूरा भरा पड़ा हुआ है, यानी कि विज्ञान के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात शयन तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। यानी कि सुबह जागने से लेकर शाम को सोने तक के सभी जो क्रियाकलाप होते हैं वह विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही परिचालित होते हैं। जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वे सब विज्ञान के ही वरदान हैं। यानी कि जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वे सभी विज्ञान की ही देन हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित है। जो विज्ञान के ये वरदान हैं प्रत्येक तरह के, उनकी उपयोगिता प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित है। तो यहाँ कौन कौन से क्षेत्रों में निम्नलिखित है, सबसे पहला है यहाँ पर यातायात के क्षेत्र में। तो यातायात के क्षेत्र में आपको यहाँ पर लिखना है कि प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर अति शीघ्र पहुंचा जा सकता है। पहले क्या होता था कि पहले समय में जब मनुष्य को लंबी यात्रा तय करनी होती थी तब उसे वह यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से किसी भी स्थान पर अति शीघ्र पहुंचा जा सकता है। दूर से दूर स्थानों पर अति शीघ्र ही पहुंचा जा सकता है। तो यह पहला था यातायात के क्षेत्र में। दूसरा क्या है यहाँ पर वो बताते हैं आपको। तो दूसरी हेडिंग है यहाँ पर संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है, यहाँ पर देखिए कि बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में
क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि की सहायता से कोई भी समाचार हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक मात्र क्षण भर में ही पहुंचाई जा सकती है। तो इतनी आसानी हो गई है संचार के क्षेत्र में विज्ञान के उपयोग से। अब इसके बाद हेडिंग है कि कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या क्रांति लाई है वो यहाँ पर देखते हैं। लगभग 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है तो यह भी विज्ञान की ही देन है। यानी कि जो हमारा देश है, लगभग 130 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश जो है, आज यदि कृषि के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है तो यह भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने किसान को उत्तम बीज, प्रौढ़ एवं विकसित तकनीक, रासायनिक खादें, कीटनाशक, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली प्रदान की है। और यहाँ पर इसके बाद क्या है कि छोटे बड़े बांधों का निर्माण कर नहरें निकालना भी विज्ञान से ही संभव हुआ है। देखिए, जो यहाँ पर विज्ञान ने किसान को क्या दिया है, विज्ञान ने किसान को उत्तम बीज, प्रौढ़ विकसित तकनीक, रासायनिक खादें, कीटनाशक, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली प्रदान की। पहले क्या होता था, जो होता था कि बैलों से जुताई होती थी जिससे कि बहुत ज़्यादा समय लगता था। जो पहले काम 1 घंटे में होता था वह आज ट्रैक्टर और इसकी सहायता से 10 मिनट में किया जा सकता है। तो यहाँ पर इससे बहुत ही आसानी हुई है कृषि के क्षेत्र में। और छोटे बड़े बांधों का निर्माण कर नहरें निकालना भी संभव हुआ है विज्ञान के ही उपयोग से। इसके बाद क्या है कि मनोरंजन के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में यहाँ पर देखते हैं क्या योगदान रहा है विज्ञान का। सबसे पहले कि चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बनाकर मनुष्य को उच्च कोटि का मनोरंजन सुलभ कराया है। चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को भी बहुत ही सस्ता और सुलभ बनाकर मनुष्य को उच्च कोटि का मनोरंजन सुलभ कराया है। इसके बाद क्या है कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव जीवन के लिए विज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई वरदान नहीं है। यानी कि अगर शॉर्टकट में बताना हो कि संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि मानव जीवन के लिए विज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई वरदान नहीं है। तो यह तो हो गया विज्ञान के वरदान कि विज्ञान की सहायता से क्या क्या आसान हुआ है, कौन कौन सी सुविधाएं मिली हैं। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि विज्ञान अभिशाप के रूप में। यहाँ तक था विज्ञान वरदान के रूप में, यहाँ है विज्ञान अभिशाप के रूप में। तो यहाँ क्या है कि विज्ञान का एक और पक्ष भी है, यानी कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 पक्ष हैं। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि विज्ञान का एक और पक्ष भी है। एक पक्ष था यहाँ पर वरदान और दूसरा है यहाँ पर अभिशाप। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो वह मानव कल्याण के कार्य करता है, परंतु किसी भी समय मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति प्रबल होते ही कल्याणकारी विज्ञान एकाएक प्रबलतम विध्वंसक एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। यानी कि क्या यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी। सामान्य रूप से जब दैवी प्रवृत्ति प्रबल होगी तो मनुष्य मानव कल्याण के कार्य करता है, परंतु किसी भी समय यदि आसुरी शक्ति प्रबल हो गई तो वह कल्याणकारी जो विज्ञान था वह एकाएक प्रबलतम विध्वंसक एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। तो यह था विज्ञान अभिशाप के रूप में। इसके बाद क्या है यहाँ पर, इसके बाद है आखिरी है उपसंहार। तो उपसंहार में क्या है वो यहाँ पर देखते हैं। उपसंहार में है कि विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं है, उसके प्रयोक्ता का है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। यानी कि यहाँ पर उपसंहार कहा क्या गया है कि निष्कर्ष यह निकलता है कि विज्ञान सचमुच तलवार की तरह है जिससे कि व्यक्ति अपना आत्मरक्षा भी कर सकता है
और अनाड़ीपन में यदि तलवार चलानी नहीं आती है तो वह अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं है बल्कि उसे चलाने वाले का है, यानी कि प्रयोक्ता का है। और विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग भी खोल दिया है, जिससे कि मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। तो यह था दोस्तों उपसंहार। तो यहीं तक दोस्तों था आपका निबंध विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इसे आप जरूर से तैयार कर लेना। इसे यदि आप इस तरीके से तैयार कर लेते हो जिस तरीके मैंने यहाँ पर बताया है, तो आपके यहाँ पर 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 7 नंबर का निबंध आता है, 7 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे इस निबंध। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो इसे तैयार जरूर से कर लेना। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।